नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश करूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की बात करूँगा जिन निर्देशों के तहत माननीय न्यायालय ने न सिर्फ राज्यपाल उपराज्यपाल को उनकी औकात बताई बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को भी अपने दायरे में रहकर कार्य करने का निर्देश दिया। निश्चित तौर पर भले ही आपको ये दिखाई दे कि ये राज्यपाल और उपराज्यपाल के लिए माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है, लेकिन अगर आप इसका विशद विश्लेषण करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी है एक तरह से केंद्र सरकार पर यह प्रहार। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली की सरकार और यहाँ जो उपराज्यपाल हैं, जैसे LG यहाँ कहा जाता है, उनके बीच टकराव को लेकर जो निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं उसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। उपराज्यपाल को लेकर और केंद्र सरकार के लिए भी गंभीर टिप्पणी की है माननीय न्यायालय ने। उपराज्यपाल के लिए उन्होंने कहा कि आप किसी तरह की सरकारी योजनाओं में हस्तक्षेप न करें, केवल आपके पास पब्लिक आदेश, घूम और सुरक्षा यानी कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर में। इसके अलावा जो भी सभी चीज़ें वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर में रहेंगी, जिससे कि काम न रुके। उन्होंने केंद्र को भी ये आदेश दिया कि केंद्र संघीय ढांचे का पालन करे और कोई भी ऐसी स्थिति पैदा न करे जिससे कि वहाँ की चुनी हुई सरकारों को परेशानी का सामना करना। भले ही आपको माननीय न्यायालय का ये निर्देश केवल दिल्ली राज्य के लिए दिखाई देता हो, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसका प्रभाव देश के समस्त राज्यों पर पड़ेगा। खासकर उन विपक्षी दलों की सरकारें भी इस बारे में राहत महसूस करेंगी, जहां की केंद्र सरकार राज्यपाल या उपराज्यपाल के जरिए वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री को, चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देते। निश्चित तौर पर जो ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल जो सक्सेना के मध्य जो तनातनी थी, आशा है कि माननीय न्यायालय के इस निर्देश के तहत ये सभी जो हद माननीय न्यायालय ने बताई है, आशा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमाओं का पालन करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि माननीय न्यायालय की अवमानना हो। अरविंद केजरीवाल ने इस निर्णय पर खुशी व्यक्त की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार काम नहीं करना चाहती है, वो केवल खुद की असफलता को केंद्र के असहयोग से ढकना चाहती है। खैर, जो भी स्थिति रहा हो, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की जो शिकायतें रही हैं, अरविंद केजरीवाल की जो शिकायतें रहीं कि उन्हें केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए काम नहीं करने देते और सभी योजनाओं की महत्वपूर्ण फाइलें उनके पास महीनों अटकी रहती हैं। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय के निर्देश के तहत आशा है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को काम करने की पूरी छूट मिलेगी। वैसे जो न्यायालय ने कहा सही ही कहा कि वहाँ की अगर केंद्र राज्यपाल या उपराज्यपाल के जरिए
अगर चुनी हुई सरकारों को टारगेट करेगा, उनकी योजनाओं को रोकेगा, तो निश्चित तौर पर ये संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा। आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हमारे संविधान में संघीय ढांचे और केंद्र की शक्तियों की अलग अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए चुनी हुई विपक्षी सरकारों को टारगेट करती रहती है और निरंतर संघीय ढांचे का उल्लंघन करती है। तो माननीय न्यायालय के इस निर्देश को या आप कहिए आदेश को, परमादेश को इसी पूरे देश की परपेच के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विपक्षी दलों की सरकारें वो इस बात की शिकायत करती रहती हैं और देखा ये गया है कि जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहाँ के राज्यपाल बहुत ही एक्टिव मोड पर रहते हैं और उनका चुने हुए सरकारों की सरकार से टसल रहता है, मुख्यमंत्री से टसल रहता है। तो इस आदेश से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है और केंद्र के लिए जो उन्होंने आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार अपने चुनी हुई सरकारों को काम करने देगी। दूसरा आदेश महाराष्ट्र में को लेकर आया है। हालांकि उन्होंने सीधे सरकार को हटाने या उद्धव ठाकरे को दोबारा यथास्थिति बनाए रखने या मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी जरूर की है कि राज्यपाल ने अपनी सीमाओं से ज़्यादा बढ़ के ये काम किया। निश्चित तौर पर ये भी एक तरह से केंद्र सरकार के उस पर एक तमाचा है, लेकिन और उनको केंद्र सरकार को अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। जिस प्रकार से केंद्र के सहारे पर राज्यपाल ने महाराष्ट्र की शिवसेना में विभाजन कराया और वहाँ के 2-4 विधायकों के कहने से जिस प्रकार के फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया, उसको भी माननीय न्यायालय ने उनकी सीमाओं से परे माना है। तो एक तरह से उन्होंने राज्यपाल कहिए या केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने जैसे मुद्दों पर भी उनको घेरा है और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी की है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और नियत समय, ये ऐसा एक नियत समय है जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने कोई व्याख्या नहीं की है। तो यही जो स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण ही वो समय क्या माना जाए, आखिर कितने दिनों बाद माननीय न्यायालय के नियमों का पालन होगा और किस तरह से महाराष्ट्र में जो अभी तक अनैतिक एक तरह से सरकार आती रही है उसके निर्देशों का पालन होगा, किस प्रकार से अनैतिक सरकार को हटाया जा सकेगा। तो मैं इन दोनों जो निर्देशों को एक तरह से केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा मानता हूँ, जिसने कि एक तरह से न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है और वहाँ चुनी हुई सरकारों को उनकी योजनाओं को लटकाने के लिए केंद्र को एक तरह से लताड़ा लगाई है। भले ही इसके जरिए उन्होंने राज्यपाल या उपराज्यपाल को ऐसे निर्देश दिए हों, लेकिन एक तरह से ये सभी निर्देश केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा है। आशा है कि माननीय न्यायालय के इस निर्देश से विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल के जरिए रोकने का सिलसिला कुछ थमेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर एक बार मैं दिल्ली की बात 2 लाइनों में कह के अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा कि माननीय केजरीवाल जी से भी ये अपेक्षा है कि वो उन्हें परमादेश मिल गया है, तो एक तरह से वो माननीय
उपराज्यपाल को जो उनकी वो है, हालांकि वो निर्णय के बाद तुरंत उपराज्यपाल से मिलने गए थे, लेकिन जिस तरह से प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने उपराज्यपाल या केंद्र सरकार पर धारदार वार किए, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि अभी उपराज्यपाल या मान लीजिए आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का टकराव अभी जारी रहेगा। और माननीय केजरीवाल को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी वो उसके माध्यम से उपराज्यपाल के निर्णयों की आड़ लेकर खुद को बचा ले जाते थे, लेकिन अब चूँकि उन्हें न्यायालय के जरिए कुछ ताकत मिली है, अब वो किसी भी तरह ठुकरा नहीं पाएंगे और केवल वही वादा करेंगे जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, जो वो पूरा कर सकते हैं। आशा है दिल्ली के स्थानीय लोगों को उनकी हकों की रक्षा होगी और दिल्ली में खूब विकास कार्य होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हुए कि वो चुनी हुई सरकारों को, खासकर विपक्षी सरकारों को काम करने का पर्याप्त मौका देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।